हेलो एवरीवन। घटना चक्र की ऑडियो बुक सीरीज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। चलिए बिना देरी के अपनी आज के इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक है हमारा अभिलेख। पत्थर की सतह या धातु के पत्थर पर जो लेख घेरे जाते हैं उनको शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। यानी कि पत्थर पर किसी धातु पर जो भी चित्र बने होते हैं उनको शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में ऐसे अनेक अभिलेख मिले हैं जिन्हें अतीत के बारे में जो मुद्दों को यानी कि देश में अलग अलग जगहों में बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनको हम इकट्ठा करके अतीत के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। अभिलेख क्षेत्र इस प्रकार से सुरागों का काम करते हैं और सिक्कों से भी ज्यादा महत्व अभिलेखों का होता है। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरालेख शास्त्री एपिग्राफी कहा जाता है और प्राचीन तिथियों का अध्ययन करने वाले को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। यानी कि जो अभिलेखों का अध्ययन करेगा वो पुरालेख शास्त्र हुआ और जो इनकी तिथियों का अध्ययन करेगा वो पुरालिपि शास्त्र हुआ। पुरालेख कौन हुआ? जो अभिलेखों का अध्ययन करेगा, तिथियों का अध्ययन करने वाला पुरालिपि शास्त्र। अभिलेखों, मोहरों, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मंदिरों की दीवारों यानी कि इन सभी जगहों पर हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख यानी कि सबसे पहले हमें कहाँ थे अभिलेख? तो शुरुआती स्तर पर जो हमें अभिलेख मिले वो पत्थर पर खुदे हुए होते हैं। लेकिन ईसा की यानी कि बिफोर बीसी, ईसा पूर्व जो थे अभिलेख वो पत्थर पर खुदे हुए मिले थे और ईसवी के बाद के जो अभिलेख थे वो हमें ताम्रपत्र से मिले हैं। पत्थर का अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही। यानी कि पत्थर पर अभिलेख खोदे थे, यह जो तरीका था ये दक्षिण भारत में भी व्यापक स्तर पर देखने को मिला था। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे थे। यानी कि दक्षिण भारत के जो मंदिर थे, दक्षिण भारत के में मंदिर की दीवारों पर और स्मारकों पर हमें बहुत सारे अभिलेख खुदे हुए देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की भाषा। यानी कि जो अभिलेख हमें मिले हैं उन पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग भाषाएं में देखने को मिलते हैं। जो आरंभिक अभिलेख है यानी कि जो ईसा पूर्व के अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं और ये तीसरी सदी के माने जाते हैं। उसके बाद के जो अभिलेख मिलते हैं उनमें संस्कृत भाषा देखने को मिलती है और ऐसा माना जाता है कि अभिलेख दूसरी सदी से चौथी और पांचवी सदी में संस्कृत जो थी उसका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। हालांकि तभी प्राकृत जो थी वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं थी, लेकिन उस समय में प्राकृत के साथ साथ संस्कृत का भी प्रयोग होता था। यानी कि पहले के समय में लोग सबसे पहले संस्कृत भाषा प्रयोग करते थे, फिर धीरे धीरे लोग प्राकृत बोलने लगे। अभिलेख में प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं 10वीं यानी कि 9वीं 10वीं शताब्दी के जो अभिलेख मिले उनमें प्रादेशिक भाषा का मतलब होता है हर एक प्रदेश की जो अपनी अलग अलग भाषाएं होती है उन सभी भाषाओं में भी अभिलेख मिलता है। और कौन से समय के अभिलेख है? प्रादेशिक भाषाओं में 9वीं और 10वीं शताब्दी के। मौर्य मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। ये जो अभिलेख हैं मौर्य मौर्योत्तर गुप्त काल के जो अभिलेख हैं वो हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ के अंदर ये पब्लिश किए गए थे। लेकिन गुप्तोत्तर काल के जो अभिलेख हैं वो सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। यानी कि जो गुप्तोत्तर काल के जो अभिलेख है वो सही से ऑर्गेनाइज हुए, उसके अंदर पब्लिश तो है लेकिन ये सही से ऑर्गेनाइज नहीं है। यानी कि इनके सीरियल वाइज इनका जो ऑर्डर है वो सही तरीके से नहीं। अगर हम दक्षिण भारत के अभिलेखों की बात करें तो दक्षिण भारत के अभिलेख जो है इनके अंदर क्रम की सूचियां प्राप्त हुई यानी कि सीरियल वाइज लगे हुए हैं, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि दक्षिण भारत में कौन सा शासक पहले आया। फिर बाद में ये अभिलेख स्थान क्रमिक और उनके स्थानों की सूची क्रम के अनुसार लगी हुई। लेकिन अगर हम 50,000 से अधिक अभिलेख हैं, फिर भी 50,000 से अधिक ऐसे अभिलेख हैं जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुए। ये लोग ये अभिलेख अभी भी अपने प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जिन अभिलेख तो हमें काफी सारी मात्रा में मिले लेकिन इतिहासकार सबको पढ़ नहीं पाए, सबका अर्थ नहीं निकल पाए, सबको समझ अर्थ नहीं निकाल पाए, सबको समझ नहीं पाए। तो इसलिए जितने भी अभिलेख हमें केवल मिले हैं, लिखे गए हैं, उनके बारे में जाना समझा गया है वो केवल एक अंश मात्र है और 50,000 अभिलेख हैं जो अभी भी जिन्हें समझना जारी है। बाकी तो लेखनी है कि लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली लगभग 250 ईसा पूर्व हड़प्पा की मुद्राओं से, हड़प्पा की वो मुद्राएं वहां से हमें लिखित हड़प्पा की लिपि देखने को मिलती है जो कि 250 ईसा पूर्व
है हड़प्पा जो था एलपी सपोर्ट का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लिखने की यानी कि अभिलेखों की जो परंपरा है 250 ईसा पूर्व है। ये सबसे पहले हमें हड़प्पा के मुद्राओं में देखने को मिलती है। हालांकि हड़प्पा की जो मुद्राएं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि जो हड़प्पा की है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, वो चित्रात्मक है। यानी कि हड़प्पा की लिपि के अंदर केवल केवल चित्र है, वहां पर कुछ भी लिखित अक्षर नहीं है, जिसके कारण हड़प्पा की लिपि को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट आता है अशोक के अभिलेख। अशोक के तीन लेखों की लेखन प्रणाली को प्राचीन माना जाता है। यानी कि जो अशोक के अभिलेख जो है, इनकी जो लेखन प्रणाली है, उसमें जो लिखने का तरीका है, इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। अशोक के अभिलेख 4 लिपि में लिखे गए। आरमाइक, यूनानी ग्रीक, खरोष्ठी, ब्राह्मी, इन सभी लिपि में अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। अशोक के अभिलेख हमें अलग अलग स्थानों से देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान से जो अशोक के अभिलेख मिले उसमें अरमाई और यूनानी लिपि का प्रयोग है, और जो पाकिस्तान से मिले उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग है। ये जो खरोष्ठी लिपि है ये भारतीय भाषाओं की वर्णमाला पट्टी के आधार पर विकसित हुई थी, और ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। उत्तर में उत्तरांचल से उत्तरांचल से कालंची में मैसूर के तट तक फैले गए। यानी कि अशोक का साम्राज्य उत्तर में उत्तरांचल तक, कांची में मैसूर तक फैला हुआ था। परंतु इन दोनों के अलावा जो जहां जहां भी अशोक का साम्राज्य था, वहां पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हमें मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की क्या क्या लिपि थी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अशोक के अभिलेख जो है वो विभिन्न विभिन्न लिपि में लिखे गए हैं और विभिन्न जगहों से मिले हैं। तो हर जगह से अलग अलग लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से जो मिले हैं। अभिलेख अशोक के जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान से जो मिले, लेकिन मरमई को यूनानी लिपि का प्रयोग देखने को मिला है। जो पाकिस्तान से मिले उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग है, जो कि भारतीय भाषा के बल। और जो शेष साम्राज्य से जो अभिलेख मिले वो ब्राह्मी लिपि के मिले। अशोक के बाद उत्तरवर्ती साम्राज्यों, यानी कि अशोक के बाद जो उत्तरवर्ती शताब्दियों में जो राजा है, उन्होंने भी इन सभी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही थी। ब्राह्मी लिपि की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके जो अलग अलग अक्षर को प्रत्येक शताब्दी में निश्चित किया जाता है। यानी कि ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि इसके जो अक्षर थे वो अलग अलग थे, और ये हर एक शताब्दी में संशोधित किए जाते रहे हैं। भारत की सभी लिपियां, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, और उत्तर में नागपुरी, गुजराती और बांग्ला, ये सारी लिपियां शामिल हैं। अलग अलग अक्षरों के रूप में संशोधन करने से पहले एक और लाभ भी हुआ था। यानी कि जब ब्राह्मी लिपि जो थी, इसका जब अलग अलग अक्षरों के रूप में संशोधन है, तो इसका लाभ भी क्या हुआ? इसका लाभ यह हुआ कि इससे यह पता लग गया कि लेख जो है वो किस काल का है और किस शताब्दी में अंकित किया गया है। यानी कि जब अलग अलग अक्षर बनाए गए, और उन्हें अलग अलग समय संशोधित किया गया, तो उनसे ये लगाना थोड़ा आसान हो गया कि ये जो अभिलेख है वो किस काल के, कौन सी शताब्दी में के है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति लिपियों का अध्ययन करता है उसको पुरालिपि विद्या कहते हैं। किंतु समय बीतने के साथ साथ अपनी प्राचीन लिपियों में भारतीयों की रुचि समाप्त हो गई, इसलिए वे अपने लिखित इतिहास के अधिकांश भागों भूल गए। लेकिन क्या हुआ, समय बीतता चला गया और अपने प्राचीन लिपियां जो थी, इसके अंदर भारतीयों की जो रुचि थी वो समाप्त होती चली गई। इसलिए अपने, क्योंकि जब वो अलग अलग लिपियों में लिखे गए थे और धीरे धीरे लोग इन लिपियों को भूलते चले गए, लोगों की इनमें रुचि खत्म होती चली गई, जिसके कारण लोग अपने इतिहास का जो लिखित भाग था उसको ज्यादातर भूलते चले गए। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में पुरालेखी अध्ययन शुरू हुई। यानी कि 18वीं शताब्दी का जो अंतिम समय आता है, तो उस समय में पुरालेखी अध्ययन शुरू होता है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तीर्ण लेख हो गई। हालांकि 10वीं शताब्दी ईस्वी तक के जो लेख हैं, उनको कुछ उनमें से कुछ ही लेख हैं जिन्हें की बहुत कठिनाई के साथ पढ़ा जा सकता है। अभिलेख की बात है कि कुछ ही ऐसे अभिलेख हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल के साथ। लेकिन अगर हम 10वीं शताब्दी से पहले के पुरालेखों का अर्थ निकाले, तो हालांकि इनमें से काफी ज्यादा अभिलेखों का अर्थ निकाला जा सके। हालांकि ये आसान नहीं था, परंतु इसके मुकाबले में ये थोड़ा आसान, इतना आसान भी नहीं था, पर इनको फिर भी पढ़ा जा सका, समझा जा सका, उनका अर्थ निकाला जा सका। खुद पश्चिमी विद्वानों ने बहुत परिश्रम किया, उसके बाद बहुत ध्यानपूर्वक वर्णों के सामने, यानी कि बहुत सारे ऐसे पश्चिमी विद्वान थे जिन्होंने अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और फिर इनको सारणियां तैयार की।
अशोक के समय की वर्णमाला को पूरी तरीके से यानी कि अशोक के अभिलेख हैं, इनको तैयार करने का श्रेय जेम्स मिर्सप को जाना तो जेम्स मिर्सप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इसके बाद का पूरा लेखन जेम्स मिर्सप जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और इस अशोक के समय के बाद के जो अभिलेख थे इनका अध्ययन अपने आप में अलग विषय था, यानी कि इन सभी के समझना अपने आप में ही एक अलग काम था। अभिलेखों के माध्यम में जो भारत है वो बहुत ज्यादा समृद्ध कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर काफी सारे अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेखों की अपने आप में अलग ही श्रेणी है। उसके शासनकाल विभिन्न वर्षों में उत्पन्न किए गए उन्हें राज्य देश शासन कहा जाता था, यानी कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनमें यह पता चलता है कि अशोक किस प्रकार से जनता को आदेश देता था, उसका राज्य देश क्या था, क्योंकि अशोक के अभिलेख में ज्यादातर हमें राज्य आदेश मिले हैं। राजा के आदेशों पर उसकी इच्छा के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। अभिलेखों में अभिलेख जो थे प्रजा के लिए बनाए गए जिस पर अशोक के आदेश लिखे और अशोक के अभिलेखों में उसकी छवि एक व्यक्तिगत की एक झलक, अशोक की छवि और उसके व्यक्तित्व की एक झलक परोपकारी राजा के रूप में मिलती है, जिससे न केवल प्रजा अशोक के अभिलेखों में ऐसा बताया गया है कि अशोक जो है वो बहुत ही परोपकारी राजा है और पूरी जनता जो है वो उसको पूरी जनता के यानी पूरे मानव जाति के कल्याण की चिंता अशोक की थी। ऐसी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है। ये लाइन सेम रिपीट हो गई, मैंने आपको बता दिया 1837 जेम्स बिशप के द्वारा पढ़ा गया था अशोक के अभिलेख और ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, है ना। अगर हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो टाइम पीरियड है 1837 है, लेकिन नई एनसीईआरटी की बात करें तो 1838 दिया गया। अभिलेखों का अर्थ निकालने का समय, पढ़ने का समय जो था पढ़ा उसने 1837 में था, लेकिन जब उनका अर्थ निकाला तो 1838 हो, यानी कि पढ़ने में और उसका अर्थ निकालने में इनको 1 साल का समय लग गया। अभिलेख जो बहुत प्रकार के होते हैं, सब अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अभिलेख प्रथम प्रकार की श्रेणी में वे अभिलेख आते हैं जो कि जनता के द्वारा जारी किए गए थे। अभिलेखों में अधिकारी यानी कि राजा ने कुछ ऐसे अभिलेख जो अधिकारी और जनता के लिए जारी किए थे, इन्हें प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में रखा जाता है, जिससे वहां के सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक आदेश, नियमों की सूचनाएं, इन सब की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख जो थे वो इसी कोटि के होते थे। उसी कोटि के अंदर अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिसमें किसी भी धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, जैसे बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, इन सभी संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा स्तंभों, प्रस्तर, फलकों, मंदिर, प्रतिमाओं पर उत्कीर्णन किया गया था। यानी कि पहली श्रेणी के अभिलेख जो कि जनता की सामान्य जनता के लिए राजा के द्वारा लिखे गए थे। दूसरी श्रेणी के अभिलेख जिनमें अनुष्ठानिक बात की गई जो धर्म के अनुयायियों के द्वारा लिखे गए थे। तीसरी श्रेणी के अभिलेखों में प्रशस्तियां आ जाती है। प्रशस्तियों का मतलब वो होता है, प्रशस्तियां वो होती है जिसमें राजा की जो राजा होता है उसके गुणों और उसकी कीर्तियों के बखान होते हैं, यानी कि राजा की पराजय, यानी कि एक प्रशस्ति लिखी गई और प्रशस्ति के अंदर उस समय का जो राजा था उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखा, उसके गुण लिखे गए, किस तरीके से वो जीत हुई, यानी उसका शासन राज्य कैसा था, लोगों के साथ अच्छा अच्छा व्यवहार था, सारी अच्छी बातें उसके बारे में लिख दी गई। तो वे कहते हैं प्रशस्ति, ये किसी राजा के ऊपर ही लिखी जाती है। हालांकि प्रशस्ति के अंदर राजा की पराजय यानी कि इसके अंदर राजा की कोई भी बुराई नहीं होती, ना कोई हार का, ना कोई कमजोरी का इसका जिक्र नहीं होता था। जैसे कि एक बहुत फेमस प्रशस्ति समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति जो कि तीसरी कोटि के अभिलेखों में आती है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, यानी कि 14वीं शताब्दी के अंदर हमें अशोक के 2 अभिलेख देखने को मिलते हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। ये मेरठ और टोपरा हरियाणा से मिले थे। फिरोज शाह तुगलक ने इन शिलालेखों को दिल्ली मंगवाया और अपने राज्यों के पंडितों से इसको पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे पंडित जो थे, क्योंकि पंडित तो संस्कृत जानते थे और ये तो खरोष्ट ब्राह्मणी लिपि में थे ना, अशोक के अभिलेख कोई संस्कृत में थोड़ी ना थे, इस वजह से पंडित इसको पढ़ने में नाकामयाब रहे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की। अंग्रेजों के द्वारा भी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी इसमें विफल है, क्योंकि शिलालेखों में संस्कृत का प्रयोग किया जाए। फिर धीरे धीरे जो शिलालेख बनने लगे उनमें संस्कृत का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे रुद्र कामन का हीरागढ़ अभिलेख जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में लिखा गया था, प्रांजल संस्कृत का एक प्राचीन उदाहरण समझा जाता है। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में।
अभी हमने ऊपर अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा कि किस किस प्रकार से लिखे गए थे, कौन कौन से भाषण कहाँ कहाँ से मिले थे, उसी से उनको पढ़ा। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्त काल से संस्कृत का एक प्रमुख स्थान मिलना शुरू हो गया था, यानी कि गुप्त काल में संस्कृत जो थी उसको थोड़ा ज्यादा महत्व मिलने लगा था। इलाहाबाद के स्तंभ पर उल्लेख लेख में समुद्रगुप्त की कृति का चयन किया गया, यानी कि इलाहाबाद के एक स्तंभ पर एक लेख लिखा है जिसमें कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी है। यह जो लेख है वो किसी कोटि की अभिलेखों में आ जाता है ना, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां यानी कि उसकी प्रशस्ति लिखी गई एक तरीके से इलाहाबाद के एक स्तंभ पर, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल के अधिकतर पुरालेखों में वंशावली का वर्णन है, यानी कि गुप्त काल के जो अधिकांश पुरालेख हैं उनमें राजाओं की वंशावलियों का वर्णन देखने को मिलता है। आगे आने वाले राजवंशों में इसका प्रयोग होने लगा था। आगे आने वाले राजवंशों में अभिलेखों का प्रयोग होने लगा था। वे इन अभिलेखों में अपने विजय यानी कि जो गुप्त शासक थे उनके अभिलेखों में उनकी विजय, अपने पूर्वजों की उपलब्धि, अपने पुराने मूल का विवरण, इन सभी चीजों का विवरण गुप्तकालीन शासक जो थे अपने अभिलेखों में लिखवाते थे। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अभिलेख ऐहोल अभिलेख के बारे में। जो ऐहोल शिलालेख है ये अपने घराने की वंशावली और उपलब्धि का विवरण दिया गया है, यानी कि ऐहोल शिलालेख में हमें राजा के द्वारा यह लिखा हुआ मिलता है कि वह अपने घर के घराने के बारे में बताता है, राजघराना कैसा था, वहाँ की वंशावली, अपनी उपलब्धि, इन सब के बारे में लिखता है। यह जो अभिलेख शिलालेख था ऐहोल शिलालेख चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। कलिंग। अब हम बात करते हैं दूसरा अभिलेख के बारे में। जो दूसरा अभिलेख है ये कलिंग के राजा हार्वेल के द्वारा लिखवाए गए, ये हाथीगुम्फा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसमें कलिंग के राजा खान ने अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं का वर्षीय विवरण दिया है। जो राजा भोज है, तीसरा अभिलेख आता है राजा भोज का, जिनको ग्वालियर शिलालेख है। इसमें इन्होंने अपने पूर्वजों और उनकी उपलब्धियों का पूरा पूरा विवरण लिखा है। शिलालेखों से हमें विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, जो सभी करों से मुक्त थी, उनके बारे में पता चलता है। यानी कि शिलालेखों से हमें यह पता चलता है कि राजा जो थे ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे, और ये भूमि जो थी सभी प्रकार के करों से मुक्त थी, उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। यानी कि राजा के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, और ये ऐसी भूमि होती थी जिस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता। सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिले जिसमें न केवल राजा और राजपूतों द्वारा बल्कि शिल्पी और व्यापारी द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान। यानी कि इन अभिलेखों शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे दान पत्र थे जिसमें राजा और राजपुत्रों के द्वारा ही शिल्पी, व्यापारियों और मुखिया, मवेशी, भूमि, इन सभी के द्वारा भी दान दिया जाता था। कि वे राजा ही ध्यान नहीं देता था, ये जो लोग थे अन्य लोग, व्यापारी, शिल्पी, मवेशी, धर्मार्थ, ये सभी लोग पैसे आदि का दान देते थे। हालांकि राजा जो था भूमि का दान देता और ये सभी लोग पैसे का दान देते थे। राजा और सामंतों द्वारा किए गए अभिलेखों के विशेष महत्व, यानी कि जो राजा और सामंतों के द्वारा जो भूमि दान की गई थी इनका अभिलेखों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण वर्णन किया गया, क्योंकि सबसे प्राचीन भारत की व्यवस्था प्रशासन के बारे में उपयोगी, इससे हमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती। अभिलेख जो होते थे वो अधिकतर ताम्रपत्रों पर बनाए जाते थे और ये विभिन्न भाषाओं में लिखे गए थे, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। पिछड़ियों, ब्राह्मणों, मंदिर भिखारों, जमींदार अधिकारियों के देना गाँव को भूमि राजस्व को देने के विवरण, यानी कि अभिलेखों में यह बताया गया है कि जो भिक्षु थे, यानी कि जो भिक्षु कौन थे, जो बौद्ध धर्म के मठ में रहते थे भिक्षु होते थे, संसारी जीवन को त्याग कर देते थे। ब्राह्मण आप लोग को पता ही है, मंदिर और बिहार यानी कि जो जैन मठ होते थे, जागीरदार जिनके पास बड़ी ज्यादा जमीनें होती थी, और अधिकारी जो राजा के अधिकारी होते थे। इन सभी लोगों ने गांव, भूमि और राजस्व को देने का, यानी कि इन सभी लोगों ने कुछ गांव दान में दिए, कुछ भूमि और कुछ राजस्व दिए। इन सभी के दानों का विवरण हमें अभिलेखों से देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है लिखित स्रोत। भारत के इतिहास के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य के विश्लेषण के बारे में बहुत वाद विवाद हो रहा है, और यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य के स्वरूप धार्मिक है, यानी कि साहित्य जो इसकी विश्वसनीयता, यानी कि ये सत्य या नहीं सत्य है, असत्य है, इसको जो विश्वसनीयता है इसके बारे में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। और यह बात सामने आती है, यह मत प्रकट किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप, जो अधिकांश भारतीय साहित्य है वो धार्मिक है। भारतीय के दौरान पुराणों और महाकाव्यों जैसे दिव्य साहित्य के इतिहास के होने का दावा किया जाता है, उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं है।
यानी कि जो जो साहित्य हमें मिले हैं, जिनके इतिहास से रिलेटेड उनका दावा किया जाता है, उनमें घटनाओं का, राजाओं का कोई भी निश्चित तिथियां नहीं है, इनसे परिष्कृत साहित्य केवल और केवल इनसे हमें थोड़ा धर्म के बारे में जानकारी मिल जाती है। परिष्कृत साहित्य मिलता है। परिष्कृत साहित्य क्या होता है, जिसमें हमें जैसे योद्धा, सामंत या राजा का नाम देखने को मिल जाता है, अनेक काव्य ऐसे अनेक वितर्कों कार्यों का सविसार, यानी कि इन सभी में केवल और केवल राजाओं का ही बखान किया गया है। तो इतिहासकारों को यह विश्वास नहीं होता कि ये सत्य भी है या नहीं। और ये जो अभिलेख, ये जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते थे। इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्य से की जाती थी, क्योंकि होमर युग के जो वीर गाथा थे, उनकी जो काव्य रचनाएं थी, उनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का वर्णन भी देखने को मिलता था चित्र में। साहित्यिक स्रोतों का जो प्रयोग था, ऐतिहासिक प्रयोजन के लिए करना आसान कि इतिहास के लिए, यानी कि ऐतिहासिक समझने के लिए इन ग्रंथों का उपयोग करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें उल्लेखित व्यक्तिवाचक नाम, पाली वंश, क्षेत्र, युद्ध आंशिक रूप से यथार्थ है, यानी कि ये सत्य, हालांकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर वंश, क्षेत्र और युद्ध आदि का जो वर्णन है वो आंशिक माना जाता है। इसलिए इनको समझना और इसका प्रयोग करना इतिहास के लिए थोड़ा आसान नहीं था। संगम ग्रंथों में उल्लेखित 6 राजाओं के नाम दानपत्र के रूप में ईसा की पहली से दूसरी सदी के दानपत्रों में आए, यानी कि जो 6 राजाओं थे, इनके जो संगम ग्रंथ मिलेंगे हमें ईसा की पहली दूसरी शताब्दी के दानपत्रों, इनमें इस पहली ईस्वी में दूसरी सदी में दानपत्र के बारे में लिखा गया। बहुत से उच्चैन लेख, शिलालेख और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों के संकेत अवश्य मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे लेख, सिक्के, स्थानीय वृत्तांत जिनसे हमें इतिहास के लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत जरूर मिलता है। पुराण और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तत्व सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशावली और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उन्हें विन्यास करना बहुत मुश्किल है। यानी कि पुराणों और महाकाव्य जो, उसमें हमें इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है, उसमें हमें राजा की वंशावली, उनकी उपलब्धियों की जानकारी भी मिलती है, परंतु कालक्रम के अनुसार इनका विन्यास करना थोड़ा कठिन है। भारत में पांडुलिपि, भोजपत्र, तालपत्रों पर लिखी काफी सारी हमें चीजें मिलती हैं, लेकिन मध्य एशिया में, जहाँ भारत में प्रकट भाषा थी, वहाँ की पांडुलिपियां मेषम, काष्ठ फलों पर भी लिखी गई थी। यानी कि पांडुलिपियां तो हमें काफी जगहों से पूरे भारत से मिलती है, लेकिन मध्य एशिया से हमें पांडुलिपियां मिलती हैं, ये मेषम और काष्ठफलम में लिखी गई थी, इनकी भाषा प्राकृत थी। जो पांडुलिपियां हैं, इन्हें भले ही हम अभिलेख कहते हैं, लेकिन ये एक प्रकार की पांडुलिपियां हैं। उनकी तो मुद्रण कला कर, क्योंकि उस समय में मुद्रण कला जो थी, प्रिंटिंग जो थी, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये पांडुलिपियां जो है, इनको मूल में नहीं समझा जाता है। वैसे तो पूरे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, लेकिन अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से हमें पांडुलिपियां मिली है। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में, पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संचित सुरक्षित है, यानी कि बहुत सारे अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियां जो है पुस्तकालयों में सुरक्षित देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैदिक संस्कृति, यानी कि वैदिक काल के कौन कौन से स्रोत से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक काल से हमें ज्यादातर जो ग्रंथ मिले हैं वो धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि इस प्रकार में धर्म के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। ये प्राचीन धर्म ग्रंथ धार्मिक विषयों पर है। हाँ, वैदिक काल के जो ग्रंथ है वो किस पर, धार्मिक विषय पर। वैदिक साहित्य के अंदर 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी की भाषा एक अलग थी, और इनको एक वैदिक भाषा कहा जाता था। वेदों की जो भाषा है वो बहुत ही जटिल है और व्यापक है, इसलिए कई बार इनका व्याकरणिक लोग, इसलिए कई बार इसको समझना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता था। और इनके उच्चारण का एक सुनिश्चित ढंग है, जिसमें किसी अक्षर को विशेष अक्षर पर बल दिया जाने से पुनः, यानी कि इनका जो उच्चारण करना था ना, उसका एक अलग ही तरीका होता था। कोई अक्षर जो था, अगर उसका अर्थ पूर्णतः बदल जाता था, विशेष रूप से अगर उस पर महत्व दिया जाता था। यानी कि जैसे आज के टाइम में ना, अक्षर इस समय में कुछ अलग ही अर्थ था अक्षर। इसी कारण से वेदों के उच्चारण के ढंग को सुरक्षित इसी कारण से जो वेदों का उच्चारण था वो सुरक्षित रूप से, मतलब वेदों के जो उच्चारण के ढंग सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सुविधा तैयार की गई। वेदों का उच्चारण करने का जो तरीका था, इसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई। घन, जटा और पाठ के अन्य प्रकार से हम केवल मंत्र का निर्धारण, यानी कि उसमें मंत्र में यही वर्ड बोला जाता है, घन, जटा और पाठ। हो सकता है इनका क्या मतलब हो।
मतलब आज के टाइम में ओम फूल सहा बोलते हैं ना, तो ये इस समय में घर में पट रहता और पाठ बोलते थे। जब कोई यज्ञ होता था तो क्या करते थे, अन्य प्रकार में हमने थोड़े मंत्र का अर्थ, यानी कि इससे हम मंत्र का अर्थ निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि उस मौलिक टॉन्सर को सुन सकते हैं जिसमें इनका गायन हजारों वर्ष पहले किया गया था। इन्हीं जो पाठ पद्धतियां थी, इनके कारण वेदों में कोई प्रेक्षण करना संभव नहीं है, यानी कि इसी प्रकार से जो वेद है इनको समझना संभव नहीं है। हम वेदों में वेदों के अंदर राजनीतिक इतिहास का इतिहास चिन्ह नहीं मिलता, लेकिन वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय झलक हमें वेदों से थोड़ी मिल जाती। अब हम बात करते हैं हिंदू के धार्मिक साहित्य की। हिंदू के कुछ प्रमुख धार्मिक साहित्य जो हमें इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, जैसे वेद, रामायण, महाभारत और पुराण। ये तो भी हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य जिनसे भारत के इतिहास के बारे में और वैदिक उत्तर काल के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। ये साहित्य प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इनको उपयोग करना, यानी कि जो साहित्य है हिंदू धर्म की भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में काफी कुछ बताते हैं, लेकिन देश के और काल के संदर्भ में इनका उपयोग करना बहुत कठिन है। इनकी इनका समय पता लगाना, इनका जो देश वो पता लगाना थोड़ा कठिन है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। अथर्ववेद, यजुर्वेद तो हमारे वेद हो गए, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि जो हर वेद होता है उसका अपने ब्राह्मण होता था, उसका अपने आरण्यक और उसका अपने उपनिषद होता था। तो ये सभी 1000 से 500 ईसा पूर्व के माने जाते थे। ऋग्वेद के अंदर हम मुख्यतः रूप से देख सकते हैं कि ये धार्मिक थे, यहाँ पर हम देवताओं की सूर्य देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो धीरे धीरे इनमें ऋषियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। वैदिक मूल्यों का समझ में आए, इसके लिए वेदांगों तथा वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक होता था, यानी कि वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। अगर जो वेदांग थे वो 6 थे, अगर हम वेदांग को सही से समझ रहे तो हम वेदों के अर्थ को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा वेदांग कौन सा आ जाता है? सबसे पहले हमारा वेदांग आ जाता है शिक्षा, जिसमें उच्चारण, वेदों के उच्चारण विधि का वर्णन मिलता है। दूसरा हमारा वेदांग है ज्योतिष, तीसरा है व्याकरण, चौथा है कल्प, जिसमें भी कर्मकांड के बारे में ज्ञान जानकारी मिलती है। पांचवा हमारा छंद वेदांग है और छठा वेदांग है हमारा निरुक्ति या भाषा विज्ञान। इन सभी 6 वेदांगों को पूर्ण रूप से समझने पर इन वेदों का अर्थ निकल सकते हैं। शास्त्र के यह साहित्य गद्य में नियमित रूप से, और ये जो वेदांग साहित्य के रूप में गद्य के रूप में साहित्यगत के रूप में नियमित रूप से लिखे गए हैं। संक्षिप्त होने के कारण इन सभी में जो नियम है वो संक्षिप्त रूप से लिखे गए हैं, इसलिए इनके नियमों को सूत्र कहा जाता है। यद्यपि गद्य में अभिव्यक्ति का बहुत यथार्थ और सुनिश्चित रूप है, प्राचीन भौतिक द्वारा विकसित किया गया था, यानी गद्य के अंदर एक बहुत ही यथार्थ और सुनिश्चित रूप है। यह रूप जो है प्राचीन भारतीय व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया था। सूत्र लेखन, यानी कि जो वेदों का लेखन था, सबसे विख्यात उदाहरण इसमें हमें पाणिनि का व्याकरण मिलता है, जो कि 400 ईसा पूर्व के आसपास का लिखा गया है। पाणिनि के व्याकरण में हमें नियमों को उदाहरण देने में पाणिनि ने नियमों को उदाहरण देखने को मिलता है, और इसके अंदर पाणिनि जो थे उन्होंने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है अपने व्याकरण के अंदर। धर्मसूत्र और स्मृतियों में सर्वसाधारण, यानी कि जो धर्म सूत्र और जो स्मृतियां थी, इनमें सबसे साधारण और शासनों के लिए नियम और विनियम निर्धारित किए गए। आधुनिक अवधारणा के रूप में इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान, विधि पुस्तकों को नियम करते हैं, यानी कि धर्मशास्त्र क्या होता था? आधुनिक अवधारणा के रूप में जो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था थी, जो समाज था, उसके लिए एक संविधान और एक विधि बनाई गई थी। इन सभी पुस्तकों को धर्मशास्त्र का नाम दिया गया था। और धर्म सूत्र में स्मृतियां आती हैं और सर्वसाधारण शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक।